हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज़, जिसमें अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया है प्रीवियस 2 वीडियोस में। जिन स्टूडेंट्स ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो वो प्लीज़ एक बार उनको देखें ताकि उनके थोड़े कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो सकें। ऑलराइट, चलिए आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल so that the relation R in A given by R is equals to AB such that A is sister of B is the empty relation। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है and R dash is another relation is equals to AB such that the difference between height of A and B is less than 3 meters alright is the universal relation। इसको अपन को यूनिवर्सल रिलेशन प्रूफ करना है। अपन अभी फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में सेट लिखना है। सेट क्या है, हमको ए सेट दे रखा है। सेट में क्या है अपने पास में, बॉयज़ हैं, तो आप लिख दीजिएगा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, यही है ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। ये हमारे पास में एलिमेंट्स मिलेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बॉयज़ का। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ सेट ए को B1 B2 B3 B4 आ रहा समझ में। ये सभी बॉयज़ हैं, बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, तो इनको एलिमेंट्स के रूप में मैंने लिख लिया B1 B2 B4 एक आईएन तक हो गया। ठीक है, अब हमारा रिलेशन आर डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ तक है, सेट ए से सेट ए के अंदर डिफाइंड है। क्लास 12 में हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन ऑन ए सेट, एक सेट के ऊपर पढ़ते हैं। तो रिलेशन के लिए तो अपन को दो सेट चाहिए होती है, तो दूसरा जो सेट होता है वो भी अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ए सेट माना अपन ने। ठीक है, और रिलेशन को डिफाइन किस तरीके से कर रखा है, आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है, बी की सिस्टर है। ये हमको रिलेशन का डेफिनेशन दे रखा है। ठीक है, अब जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो आर होता है वो कहाँ से मिलता है अपन को, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। आर क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए अपन इसको रफ में देखते हैं। पीछे की क्लासेस में मैंने आपको बता रखा है रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस ए के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे उसी में से रिलेशन मिलेगा अपन को। तो यहाँ पर अपन ए क्रॉस से निकालने का प्रयास करते हैं। देखो ए क्रॉस से अपन को कहाँ से मिलेगा, ए के अंदर क्या एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, सारे के सारे बॉयज बैठे हुए हैं, दूसरे ए के अंदर भी यही मिलेंगे अपन को। तो अपन को कुछ आपको ऑर्डर पेयर्स बना के दिखाता हूँ। देखो क्या क्या मिलेगा अपन को, B1 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 B2 B1 B3, इस तरीके से कहाँ तक मिलेगा अपन को, B1 Bn तक चलता रहेगा। सिमिलरली B2 B1 B2 B2 इस तरीके से चलता रहेगा, कहाँ तक मिलेगा, B2 Bn तक चलेगा। और ये B3 B4 और चलता रहेगा। लास्ट में क्या मिलेगा अपन को, Bn Bn। ये सारे के सारे क्या मिलेंगे अपन को, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए बेसिकली होता क्या है, ऑल पॉसिबल रिलेशंस। ठीक है ना, जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सारे कहाँ बैठे हुए होते हैं, ए क्रॉस ए के अंदर बैठे होते हैं। हम रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनमें से ऑर्डर पेयर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो अपन को मिलते तो यहीं से आ रहा समझ में। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कहने का मतलब रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे के सारे कहाँ से मिलेंगे, यहीं से निकल के जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, जो फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो अपन को कहाँ से मिलेगा, सेट ए से। सेकंड जो एलिमेंट है वो कहाँ से मिलेगा, सेट ए से ही मिलेगा। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए, ए की सिस्टर, और सिस्टर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, लड़की। और लड़की कहाँ है, सेट ए के अंदर है क्या लड़की ना, सेट ए के अंदर तो सारे के सारे कौन बैठे हुए हैं, बॉयज बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी एक सिंगल ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका ए फर्स्ट जो एलिमेंट है वो लड़की हो। क्यों नहीं है, क्योंकि B1 जो है फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेट ए से, और सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। आ रहा है समझ में। कहने का मतलब अपन को यहाँ ए क्रॉस ए में जब कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है इस तरीके का जिसका फर्स्ट एलिमेंट लड़की हो, तो रिलेशन के अंदर तो कहाँ से मिलेगा, कोई ऑर्डर पेयर अपन को मिलेगा ही नहीं। आ रहा समझ में। तो इस कंडीशन में रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आपने समझ लिया। अब इसको लैंग्वेज के लिए अपन को लिखना है। देखो यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन का बेसिक पार्ट लिखा। अब आपको समझ में आ गया कि मुझे पता लग गया कि रिलेशन के आर के अंदर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जहाँ पर ए इज सिस्टर ऑफ बी हो। तो अपन लिख देंगे सिंस ए इज सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, ऑल राइट, that's why there is no girl
एलिमेंट एज सिस्टर ऑफ बी। आ रहा समझ में? इन एनी ऑर्डर पेयर so clearly R is an empty relation। R कैसा रिलेशन मिला? empty relation। That's why R is equals to what? 5। ऑलराइट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आर डैश इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 मीटर्स इज द यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल। तो सबसे पहले अपन सेट ए लिखते हैं। सेट ए है क्या? देखो हर क्वेश्चन में आपको सेट लिखना है, रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है ये लिखना है, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। ए क्या है? सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन बॉयज स्कूल, यही है ना? बॉयज स्कूल है, उसके अंदर जितने बॉयज स्टूडेंट है उनका सेट ए है हमारा। ठीक है, तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, B1 B2 B3 और ये चलता रहेगा Bn तक। फाइनाइट सेट है, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स का। ऑलराइट, आर डैश जो हमारा डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ पर है? सेट ए से सेट ए के अंदर। और आर डैश को डिफाइन किस तरीके से कर रखा है उन्होंने? ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन height of A and B is less than what? 3 मीटर। क्वेश्चन में देखो यही दे रखा है ना हमको, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी। जो ऑर्डर पेयर हैं उस ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स का जो हाइट का डिफरेंस है, ये कौन मिलेंगे अपन को? स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। वो किससे छोटा आना चाहिए? 3 मीटर से छोटा आना चाहिए। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो सच दैट ए माइनस बी, डिफरेंस ले लिया मैंने, इज लेस देन 3 मीटर। ऑलराइट, और 3 मीटर जो होता है बेसिकली हाइट जो होता है स्टूडेंट्स का उसको हम फीट में लेते हैं, और 1 मीटर के अंदर कितना फीट होता है? 3.28 फीट के आसपास है अप्रॉक्स। तो 3 मीटर के अंदर कितना हो गया? 9.84। तो मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी इज लेस देन 9.84 फीट। आ रहा है समझ में? ए कॉमा बी, इसी को मैंने दूसरे रूप में लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, ए माइनस बी बोले तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर पेयर लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर को हम ये बोल रहे हैं 9.84 फीट। ए और बी का जो डिफरेंस है वो 9.84 फीट से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। यही है। अब देखो आप, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। पूछ क्या रहा है कि ये जो आर डैश है वो कैसा रिलेशन होना चाहिए? हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। बेसिक से मैं आपको थोड़ा सा यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन कर देता हूँ, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो एक सेट मैंने लिया, ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 1,2। तो ए क्रॉस ए क्या होगा सर? ए क्रॉस ए होगा 1,2 क्रॉस 1,2, यही होगा। तो ए क्रॉस ए इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? 1,1 1,2 2,1 और 2,2। ऐसा ही होता है ए क्रॉस ए। कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कब बनता है? जब उस रिलेशन के अंदर ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करने लगे, मतलब से कि आर जो है वो किसके इक्वल हो जाए? ए क्रॉस ए के इक्वल। जब भी आर रिलेशन किस ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा तो वैसा रिलेशन क्या कहलाता है? हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। आ रहा है समझ में? ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे रिलेशन में भी एग्जिस्ट करें। रिलेशन बेसिकली क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और प्रत्येक सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है। अगर ए क्रॉस ए के इक्वल आर हो जाएगा तो वो रिलेशन जो है वो कैसा रिलेशन कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसी को हमको यहाँ प्रूफ करना है आर डैश को। आर डैश क्या बनना चाहता है? यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास में सेट ए क्या दे रखा है? B1 B2 B3 Bn दे रखा है। ये बिल्कुल रफ का पार्ट है, आपको इसको रफ में लिखना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में नहीं लिखना आपको इतना, Bn तक होगा। तो ए क्रॉस ए क्या होगा देखना, ए क्रॉस ए हमारा किस तरीके से आएगा? B1 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 B2 और ये चलता रहेगा कहाँ तक? B1 Bn तक। आ रहा समझ में? फिर B2 B1 चलेगा, B2 B2 चलेगा। आ रहा समझ में? ये भी चलता रहेगा B2 Bn तक। फिर ये B3 B1 चलेगा और ये भी चलता रहेगा B3 Bn तक। आ रहा है? और लास्ट में हमको क्या मिलेगा? Bn Bn, ये भी ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो बहुत सारे हमको एलिमेंट्स मिल गए इसके अंदर। आ रहा है समझ में? अब हमको ये देखना है ए क्रॉस ए किसके इक्वल होना चाहिए? आर डैश के इक्वल होना चाहिए, तभी तो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा ये। और ए क्रॉस ए को आर डैश के इक्वल होने के लिए इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सभी ऑर्डर पेयर को किस कंडीशन को फॉलो करना होगा? ये जो गिवन कंडीशन अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं
ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में, बॉयज़ का ऑर्डर पेयर मिला हमको। तो आप इसके अंदर से कोई एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा निकालो इनकी हाइट का डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा हो जाए, 9.84 फीट से ज़्यादा हो जाए। हो सकता है कैसा? चलो हम एक ऑर्डर पेयर पे डिस्कस करते हैं। एक ऑर्डर पेयर हम देखते हैं, ये वाला ले लिया मैंने B1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर कहाँ से मिला है, ये सेट ए का एलिमेंट है, ये भी सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। स्कूल में पढ़ने वाले बड़े से बड़े बच्चे की हाइट आप कितना मान के चलते हो? जो स्कूल में पढ़ रहा है उसकी हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम? आप लेके चलो एक्सट्रीम लेवल पर 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, मैंने 6 फीट मान लिया है, ठीक है। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे से छोटे बच्चे की हाइट कितनी हो सकती है? हम बड़े से बड़े बच्चे की छोटे से छोटे बच्चे का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, उस पर पता लग जाएगा हमको। अगर हमारा डिफरेंस इससे छोटा आ रहा होगा तो सभी बच्चों का आएगा। आ रहा है समझ में? डिफरेंस मैक्सिमम कब होता है? जब बड़ी से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और हम उसी कंडीशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बड़े से बड़े बच्चे का और छोटे से छोटे बच्चे का डिफरेंस अगर 9.84 फीट से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस होगा वो इन 9.84 से छोटा होगा ही होगा, ठीक है। चलो मैंने माना 6 फीट, सबसे छोटे से छोटे बच्चे की हाइट अपन कितनी मान के चल रहे हैं? चलो 2 फीट का मानते हैं। तो 6 में से 2 गया तो कितना आ रहा है जी? 4 फीट ही आ रहा है, और 4 फीट तो छोटा होता है 9.84 फीट से। आ रहा है समझ में? मैं फिट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मीटर में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो मैं फिट में ले रहा हूँ। 9.84 फीट से छोटा ही होता है, ठीक है। आप मान के चल लो सर हम तो बिल्कुल एबनॉर्मल कंडीशन पे बात करेंगे, हम बड़े से बड़े बच्चे की हाइट तो लेंगे 9 फीट का। वैसे तो धरती पे कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसकी हाइट 9 फीट हो। 6 फीट होगी, 6.5 फीट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट होगी, 7.5 फीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमने 9 फीट मान लिया। सर छोटे से छोटे बच्चा आप 0 फीट का मान लो, सबसे छोटी छोटी संख्या मैंने 0 मान ली, 0 फीट का तो होता ही नहीं है बच्चा, ठीक है। 9 में से 0 गया तब भी कितना आ रहा है हमारा? 9 आ रहा है। 9 भी छोटा ही आ रहा है 9.84 से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर लोगे उनके एलिमेंट्स का डिफरेंस हमेशा 9.84 से छोटा ही होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी बच्चे नहीं मिलेंगे जिनकी हाइट का डिफरेंस जो है वो 9.84 फीट से ज़्यादा हो, 3 मीटर से ज़्यादा हो। आगे समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे किस में एग्जिस्ट करेंगे? आर डैश में एग्जिस्ट करेंगे। क्यों एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका डिफरेंस जो है वो 9.84 से ज़्यादा आ रहा हो, सभी का कम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आर डैश किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया, और आर डैश जब ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है तो वो कैसा रिलेशन बन जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अब इसको अपन लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक समझ में आ गया होगा। अब देखो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखोगे? Since the difference between height of any two students in ordered pair belongs to A cross A is always लेस देन 3 मीटर। लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दो। देखो द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट इन ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए भी अपन ने लिखा था ही। ए क्रॉस ए के अंदर किसी भी ऑर्डर पेयर के आप 2 स्टूडेंट्स हैं उनका हाइट का डिफरेंस हमेशा किससे छोटा आ रहा है? 3 मीटर से छोटा आ रहा है, ठीक है। दैट्स वाई आर डैश इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, और जब आर डैश ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है तो अपन लिख सकते हैं हैंस आर डैश इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। पता है तो हमको, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। टी क्या दे रखा अपन को? सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर। टी क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। सपोज ये T1 है, ये T2 है। दुनिया में जितने भी ट्राइंगल्स आप सोच सकते हो ना उनका क्या है? ये सेट है, ठीक है। टी कोई इस तरीके से होगा, कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, कोई मतलब आप जैसा भी सोच पाओ, समझ गए ना? कुछ भी आप जैसा भी आप सोच पाओ वो सारे सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स इन वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी टाइप है ट्राइंगल के वो सारे के सारे इस टी सेट के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। कहता है आगे देखो, विद आर ए रिलेशन इन टी। आर एक रिलेशन है जो कहाँ पर डिफाइंड है? सेट टी में। गिवन बाय आर इक्वल्स टू T1, T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अपन को शो करना है।
तो रिलेशन देखो कहाँ से कहाँ पर है, रिलेशन इज फ्रॉम सेट टी टू टी पर होगा, आ रहा है समझ में। और रिलेशन को डिफाइन किस तरीके से कर रखा है, आर इक्वल्स टू टी वन कॉमा टी टू सच दैट टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू। यही है क्या। सबसे पहले अपन देखो कॉन्ग्रुएंट को सीखते हैं। कॉन्ग्रुएंट बेसिकली होता क्या है। क्लास 9-10 में ये बहुत सारे इस ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप सीखते हो। वहाँ सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दो टॉपिक्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बोले तो शेप एंड साइज बोथ, आ रहा समझ में। शेप और साइज में जो ट्राइंगल आइडेंटिकल होते हैं वो कैसे ट्राइंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। ये हमारे पास में रिलेशन के लिए एक स्टेटमेंट गिवन है। रिलेशन के अंदर क्या मिलते हैं अपन को, ऑर्डर पेयर, तो टी1 कॉमा टी2। और ये ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके से रिलेटेड है, टी1 इज कॉन्ग्रुएंट टू टी2। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। और किस डेफिनेशन से कनेक्टेड होगा, कॉन्ग्रुएंसी से कनेक्टेड होगा, आ रहा समझ में। अब देखो अपन को प्रूफ करना है इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए क्या लिखना होता है। ये रफ में आप थोड़ा लिख लीजिएगा। इक्विवेलेंस के लिए मैंने आपको बता रखा है, एक तो रिलेशन को कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, आ रहा समझ में। ये रफ में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका डबलेट किसके अंदर मौजूद होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए एवरी एलिमेंट, समझ में आ गया। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये आपको दो एलिमेंट्स मानने पड़ेंगे सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। अगर ए कॉमा बी है तो ये इंप्लाइज करता है बी कॉमा बी भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बोले तो ए बी और सी तीन एलिमेंट अपन को मानने होंगे, ठीक है। ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ट्रांजिटिविटी। अगर ये तीनों एक रिलेशन के अंदर मौजूद हैं तो वो रिलेशन कैसा कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, आया समझ में। फर्स्ट अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। मैं मानता हूं लेट T1 बिलोंग्स टू T। T1 एक एलिमेंट है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट T से, ठीक है। वी नो, अपन लिख सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्यों, एवरी ट्रायंगल इज, आ रहा समझ में, कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, आया समझ में। मैंने क्या लिखा, T1 अगर कोई एलिमेंट है सेट T का तो T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T1 के। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि एवरी ट्रायंगल, ये खुद ही था T1 ही यहाँ पर है, यहाँ भी T1 है, सेल्फ हो गया ना, सेम हो गया। तो एवरी ट्रायंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो कहाँ मौजूद होंगे, रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे। अगर ये कंडीशन है तो अपन लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू आर, आया समझ में, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, दैट्स वाई R इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन अपन ने प्रूफ कर दिया जी, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक। देखिए ये मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, अब अपन सिमेट्री चेक करते हैं। देखो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको दो एलिमेंट मानने होंगे, ठीक है। तो अपन लेते हैं लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, आया समझ में। तो ऑल्सो वी से T2 is congruent to T1. This implies T2 comma T1 belongs to what, R. Okay.
दैट्स वाई आर इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। थर्ड अपन चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। क्या चेक कर रहे हैं अपन? ट्रांजिटिविटी। अपन मानते हैं लेट T1, T2, T3 belongs to T, and if T1, T2 belongs to R, अगर ये वाला रिलेशन ऑर्डर पेयर में है, एंड T2, T3 belongs to R, ये अपन को मानना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और इसका मतलब क्या हुआ? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब देखो T1 जो है वो T2 के आइडेंटिकल है, और T2 जो है वो T3 का आइडेंटिकल है, तो T1 आइडेंटिकल होगा नहीं होगा T3 के? आगे समझ में? तो दिस इम्प्लाइज T1 इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू T3। आगे समझ में? तो T1, T3 belongs to what? R. That's why R is an ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन R जो था वो सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई रिलेशन, तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अपन लिख सकते हैं आंसर में लास्ट में, सिंस R इज एन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore relation R is इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ में? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। L क्या है? सेट ऑफ लाइन्स है एक प्लेन के अंदर। एंड R बी द रिलेशन इन L defined as R equals to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक अपन को शो करना है। चलिए सबसे पहले तो अपन को सेट देखना है। देखो सॉल्यूशन एग्जाम में आप बिल्कुल इस तरीके से लिख के आ सकते हैं ना, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन अपन सबसे पहले तो अपन सेट लिखते हैं। एल सेट दे रखा है, क्या है सेट? सेट एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, छोटी से छोटी। L इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइन्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं उनका सेट है L हमारे पास में। तो मैं L को लिख सकता हूँ, देखो L1, L2, L3, इस तरीके से चलती रहेंगी तो आ रहा समझ में? बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो R एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ से? L से L में। सेट L से L के अंदर ही एक रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, और R को डिफाइन किस स्टेटमेंट के थ्रू कर रखा है? R इज इक्वल टू L1, L2। क्वेश्चन में देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आ रहा है समझ में? ये साइन है परपेंडिकुलर का, किसका? परपेंडिकुलर का। ठीक है, L1, L2 सच दैट L इज परपेंडिकुलर टू L2। अब देखो रिलेशन कहाँ से कहाँ पर होता है? सेट L से सेट L में, और L क्या है? नंबर ऑफ लाइन्स हैं ये प्लेन के अंदर। तो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर अपन को मिलता है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट L से मिलेगा, और सेकंड एलिमेंट भी कहाँ से मिलेगा? सेट L से ही मिलेगा। आ रहा समझ में? कहता है L इज परपेंडिकुलर टू L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये अपन को स्टेटमेंट दे रखा है रिलेशन के लिए। अब देखो अपन को प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पहले अपन रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। क्या चेक कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिविटी। देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट स्टेप 1 में तो आपको ये लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, स्टेप सेकंड आपको यहां से स्टार्ट करना है। रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, आपको साइड में यहाँ रफ के अंदर लिख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बता रखा है? A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डबलेट जो है वो रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो अपन मानते हैं लेट एक एलिमेंट से अपन रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। तो आपको एक एलिमेंट ही मान लो, लेट L1 बिलोंग्स टू L। आ रहा समझ में? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिंस नो लाइन इज
परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। आ रहा है क्या समझ में? देखो मैंने क्या लिख दिया, L1 अगर L से बिलोंग कर रहा है और रिलेशन के अंदर अपन को ऑर्डर पेयर जो मिल रहे हैं उसमें एक लाइन दूसरी का क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट मौजूद होना चाहिए, मतलब ए जो है वो परपेंडिकुलर रहे ए के, ठीक है। तो L1 कॉमा L1 मिलना चाहिए अपन को रिफ्लेक्सिविटी के लिए। क्या मिलना चाहिए? L1 कॉमा L1। ये कहाँ मिलना चाहिए अपन को? R के अंदर। इस कंडीशन ये कब मिलेगा? जब L1 होगा परपेंडिकुलर किसके? L1 के। लेकिन देखो मुझे पता है नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। एक लाइन आप ड्रॉ करो, ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे होगी भाई? नहीं होगी ना। दैट मीन्स L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ऑल राइट, तो आप लिख सकते हो दैट्स वाई L1 कॉमा L1 डजेंट बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गया क्या फर्स्ट पार्ट? देखो हमारा क्या प्रूफ करना था? नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर पेयर रिलेशन में होने चाहिए। L1 L1 L2 L2 L3 L3 यही होना चाहिए था। तो L1 कॉमा L1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उनको आपस में परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे पता है कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो दैट्स वाई L1 कॉमा L1 डजंट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑल राइट, चलिए अब इसका सेकंड देखते हैं अपन, सिमेट्रिक का। ठीक है, देखो सिमेट्री के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डेफिनेशन सिमेट्री का आपको ये रफ में इस तरीके से लिखना है। आपको पहले पता होना चाहिए करना है क्या क्वेश्चन में। देखो A कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर R है तो B कॉमा ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए? R से। इसका मतलब अपन को कितने एलिमेंट्स चाहिए? 2। तो अपन मान के चलते हैं लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू L। ऑल राइट, अब अपन को ये कंडीशन तो मानना होता है L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। अगर ये R के अंदर मौजूद होंगे तो अपन को क्या डेफिनेशन है? फर्स्ट जो एलिमेंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? सेकंड वाले के। आर में तो L1 क्या हो गया? इसके परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये R के अंदर मौजूद होगा तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आ रहा है समझ में? ऑल्सो वी कैन से L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। देखना सही लिखा हूँ क्या? अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ ये L1 है और ये L2 है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा ना, वाइस वर्सा। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर था तो ये R में बिलोंग कर रहा था। अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर तो ये भी R में बिलोंग करेगा। तो अपन लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। ऑल राइट, दैट्स वाई R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आपको पता होना चाहिए, ये आप रफ के अंदर लिख लीजिएगा। ए बी अगर R में बिलोंग कर रहा है, इफ़ ये मान के चलना अपन को, और बी सी अगर R के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये दोनों अपन को मानना है। ठीक है, तो ए कॉमा सी भी किस में बिलोंग करना चाहिए? ट्रांजिटिविटी के लिए R में बिलोंग करना चाहिए। तो कितने एलिमेंट चाहिए अपन को? ए बी और सी चाहिए ना। तो अपन मानते हैं लेट L1 कॉमा L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू L। आ रहा है समझ में? अगर 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं और इफ़ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया? देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यही है, एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 होगा। अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए? अगर L1 L2 है, L2 L3 है, तो L1 L3 होना चाहिए। इसका मतलब L1 भी परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? L3 के। चेक करते हैं, देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के। देखो ये L1 लिया, ये L2 लिया, परपेंडिकुलर है, और L2 परपेंडिकुलर 3 के, ये L2 है। अब L2 परपेंडिकुलर देखो, या तो एक लाइन ऐसे खींच दो आप, L3 ऐसे खींचेगा, ये ऊपर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ऐसे खींचेगा परपेंडिकुलर होने के लिए L2 और L3 को। ये 90 बना, ये भी 90 बना। अब ये L3 है, ये L1 है। देखना L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है क्या? ना, ये तो कभी परपेंडिकुलर बनेंगे नहीं। L3 को आप यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, लेकिन कभी भी किसी भी कंडीशन में L1 और L3 क्या नहीं बनेंगी? परपेंडिकुलर नहीं होंगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर here L1 is not perpendicular to L3, this implies L1 comma L3 doesn't belongs to R। ठीक है, so R is not an transitive relation। आया क्या समझ में? ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। एक सेट दे रखा है अपन को 1 2 3,
गिवन बाय आर, ये आर के अपन को ऑर्डर पेयर दे दिए, इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये सेट दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलो अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको सेट लिखना है, तो सेट ए बराबर क्या दे रखा है देखो 1, 2, 3 और आर इक्वल्स टू क्या दे रखा है देखो 1, ये दे रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3। ये आर के ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ये हमारे पास में सेट था, ये हमारे पास में रिलेशन है। फर्स्ट अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए रफ के अंदर आप इस तरीके से लिख सकते हो, या आपको याद होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए कि A, बिलोंग्स टू आर होता है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ए। सेट ए के सभी एलिमेंट का डबलेट जो है वो रिलेशन में मौजूद होता है। अब देखना यहाँ पर ये 1 है, 1 का डबलेट है क्या, बिल्कुल 1, 1 ये दे रखा है। 2 का डबलेट है क्या, बिल्कुल 2, 2 दे रखा है। 3 का है क्या, बिल्कुल 3 का। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब लिखे कैसे अपन देखो, आप लिख सकते हो हेयर 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर। Every element of set A is related to itself, so this relation is रिफ्लेक्सिव। आएगा समझ में। अब अपन चेक करते हैं सिमेट्री, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो सिमेट्री का आपको पता होता है A, B अगर बिलोंग्स टू आर है इफ, तो B, A भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका क्या होना चाहिए, रिवर्स भी मौजूद, वाइस वर्सा भी मौजूद होना चाहिए। तो अपन चेक करते हैं देखो 1, 1 का उल्टा 1, 1 होगा, 2, 2 का होगा, 3, 3 का होगा, 1, 2 है, 2, 1 है क्या, नहीं है। तो नहीं होने के लिए तो अपन को एक भी एलिमेंट मिलेगा उसी को रीजन में लिख देंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे देखो, here 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R, that's why R is not symmetric। ऑलराइट, बस हो गया इसमें। अब नेक्स्ट अपन चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। देखो ट्रांजिटिविटी के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इफ A, B अगर बिलोंग्स टू आर है, B, C अगर बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर के अंदर। देखो 1, 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई ऑर्डर पेयर, ये बिल्कुल ये रहा, तो 1, 2 है। तो अब क्या होना चाहिए, 1, 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये तो पास हो गया ट्रांजिटिविटी के लिए। 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा है क्या, बिल्कुल ये रहा, 2 से स्टार्ट होने वाला। तो 2, 3 है, बिल्कुल ये रहा, ये भी पास हो गया। आ रहा समझ में। 3, 3 से 9, ये भी पास हो गया। 1, 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन से हैं, बिल्कुल देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो देखो यहाँ पर 1, 2 ये है, एक तो हो रहा है 2, 3 ये वाला, और एक हो रहा है 2, 2। तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1, 3 और एक मिलेगा 1, 2। तो 1, 2 है क्या, बिल्कुल है, तो ये तो पास हो जाएगा। 1, 3 है क्या, ना 1, 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये फेल्ड हो गया यहाँ पर ट्रांजिट। तो आप लिख सकते हो एंड 2, 3 belongs to R, 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R, that's why R is not transitive relation। ऐसा में ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। लिखने का आपको तरीका जो है, जो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, उसी को आपको एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है देखो, इसमें शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड बोले तो इंटीजर्स ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल्स टू A, B 2 डिवाइड्स A माइनस B। जो ऑर्डर पेयर है उनका जो डिफरेंस आ रहा है A माइनस B अपन को करने से, फर्स्ट एलिमेंट में से अपन सेकंड को जो घटा रहे हैं, वो जो वैल्यू आएगी वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, A में से फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। आया समझ में। अपन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इसमें क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए देखते हैं स्टेप 1। सेट क्या दे रखा है, जेड, और जेड क्या है, इंटीजर्स का सेट। तो इंटीजर्स में देखो 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं,
और कौन सी वैल्यूज आती है, नेगेटिव वैल्यूज भी आती है। आ रहा समझ में, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे होंगे इंटीजर्स तो। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या लिखना है, आर डिफाइन कहाँ से कहाँ पर है, जेड से जेड में। फर्स्ट एलिमेंट भी जेड का होगा और सेकंड एलिमेंट भी कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर पेयर का जेड से मिलेगा। और आर को डिफाइन किस तरीके से कर रखा है स्टेटमेंट में, ए कॉमा बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस का बी। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू। ए की बात है तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको 2 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 इस तरीके के नंबर्स होते हैं, सारे सारे क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब आंसर में अगर 0, 2, 4 इनका डिफरेंस अगर इस तरीके का आ जाए, ए माइनस बी का 0, 2, 4, 6 कुछ भी आ जाए, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होगा। आ रहा समझ में। ठीक है, अब अपन को चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, रिफ्लेक्सिव के लिए बता रखा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो कुछ से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब रिलेशन में उनका डबलेट मौजूद होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर अपन कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, मैंने ले लिया 1, ठीक है, यहाँ पर मैंने अगर 1 लिखा तो 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, तो 1 को माइनस कॉमा 1 मिलना चाहिए। 1 में से 1 गया तो क्या मिलेगा, 0, और 0 तो 2 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। कुछ भी लो आप, 4 लो, 4,4 होगा, 4,4 होगा तो 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0, और 0 तो 2 से डिविजिबल होता है। आ रहा है समझ में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेट ए बिलोंग्स टू जेड, एक एलिमेंट है कोई सा भी ए, ठीक है। तो अपन जानते हैं वी नो दैट ए माइनस ए 0 इज ऑलवेज, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है ना, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, दैट्स वाई आर इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आएगा समझ में, आर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए अपन चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, सिमेट्री यहाँ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने आपको बता रखा है सिमेट्री के लिए आपको देखो कितने एलिमेंट चाहिए, इफ़ ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा किससे, आर से, मतलब उनका जो रिवर्स ऑर्डर है वो भी रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो अपन कितने एलिमेंट्स चाहिए होते हैं यहाँ पर सिमेट्री प्रूफ करने के लिए, 2। तो अपन मानते हैं लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। ए कॉमा बी जो है वो अपने जेड के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अपन मानते हैं इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो मानना ही मानना पड़ेगा अपन ने, मैंने आपको डिस्कस किया ना यहाँ पर ए कॉमा बी, ये आपको मान के चलना है, रिलेशन के अंदर है, तो फिर आपको चेक करना है बी कॉमा ए। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर आर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 होगा। आ रहा है समझ में। अगर कोई संख्या का डिफरेंस अगर डिविजिबल बाय 2 है तो अपन लिख सकते हैं वी नो दैट बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। होगा क्या, देखना, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। कैसे होगा, देखो, अगर 4 में से 2 गया तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और 2 से डिविजिबल होगा, 1 आ गया। आ रहा समझ में, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 में से 4 उल्टा कर दिया ना मैंने, 2 में से 4 गया तो भी क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और ये तो डिवाइड होगा, क्या आएगा आंसर में, माइनस, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, लेकिन डिवाइड तो 2 करेगा। आ रहा समझ में। तो अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाई क्या होगा, 2। अगर b माइनस ए डिविजिबल बाई 2 होगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू कहाँ होगा, r। और अगर b कॉमा ए r के अंदर होगा तो r कैसा रिलेशन हो जाएगा, देयरफॉर r इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। आया समझ में। ठीक है, चलो अपन चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी, इसी में चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी भी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में। तो आपको कितने एलिमेंट लेने हैं, ए बी और सी, 3 एलिमेंट लेने हैं। तो अपन मान के चलते हैं लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू वाट, जेड। आ रहा है समझ में, तीनों मौजूद हैं जेड के अंदर। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है और बी कॉमा सी भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर, एंड अगर ये बिलोंग करेगा आर में तो इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 होगा।
अगर ये आर के अंदर मौजूद होगा तो ए माइनस बी का जो डिफरेंस होगा एज पर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलराइट, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, हेयर वी कैन से बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर रिलेशन में होगा तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। एक कंडीशन अपन को ये मिल गया, एक कंडीशन अपन को ये मिल गया, दोनों नंबर डिविजिबल बाय 2 है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा तो मैंने उसको मान लिया 2m, क्या मान लिया मैंने 2m। अगर यहाँ पर दूसरा नंबर है ये भी डिविजिबल बाय 2 है, इसको मान लेता हूँ मैं 2k, क्या मान लिया मैंने 2k। देखो 2k को अपन कट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, 2m और 2k हमने दो नंबर्स मान लिए इनके रिजल्ट्स के रूप में, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है। अब मैंने इनको ऐड कर दिया, देखो यहाँ पर ऐड करता हूँ, देखो a माइनस बी और b माइनस सी, क्या बनेगा यहाँ पर a माइनस सी बनेगा, b से तो b कैंसिल आउट हो जाएगा और नंबर्स में हमको क्या मिल रहा है 2m प्लस 2k, और 2m प्लस 2k क्या होता है ट्वाइस ऑफ m प्लस k। ये किसकी वैल्यू आई है a माइनस सी की। देखना a माइनस सी की जो वैल्यू आ रही है ये 2 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल। आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया डिविजिबल। आपको क्या मिला आंसर m प्लस k मिला। तो इसका मतलब जो a माइनस सी आ रहा है वह भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो अपन लिख सकते हैं वी कैन से a minus c is also divisible by 2, that's why a comma c belongs to R, ठीक है। this implies R is an ट्रांजिटिव रिलेशन। आया समझ में। तो यहाँ पर R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। So we can say R is an equivalence relation. All right. Let R be the relation defined in the set A equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by R is equals to AB such that both A and B are either odd or even. Show that R is an equivalence relation. ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इसका दे रखा है, वो अपन अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट अपन शो करते हैं, पहले ए सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, उसको अपन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ऑलराइट, मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले आपको सेट लिखना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं अपन इसको। सेट क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। ये हमको सेट ए दे रखा है। रिलेशन कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, सेट ए से सेट ए में। किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, ए कॉमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी, दोनों एलिमेंट्स ए और बी, ठीक है, इनके बारे में बात कर रहा है, आर आइदर ऑड और इवन। आ रहा समझ में। ये अपन को रिलेशन डिफाइन कर रखा है। फिर से मैं इसको आपको रिपीट करता हूँ। देखो ए कॉमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर ऑड। आइदर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो आप। बोथ ए एंड बी आर ऑड, दोनों अगर मान लो ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट ऑड हैं तो ये रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, यही कह रहा है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी आर इवन। और लग गया ना यहाँ पर, या तो ऑड होने चाहिए दोनों, या दोनों कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। अगर दोनों इवन हैं तो भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। आगे समझ में। ऑर्डर पेयर के अंदर अगर दोनों ऑड हैं तो वो रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। ऑर्डर पेयर के अंदर अगर दोनों इवन हैं तो वो भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको। ए 1,1 अगर है तो ये रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों ऑड आ रहे हैं। 2,2 है तो ये भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, दोनों इवन आ रहे हैं। 1,2 है वो रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ए 1 तो ऑड आ गया और दूसरा क्या आ गया, इवन आ गया। इसने किसके लिए कहा है, बोथ ए एंड बी आ गया, आर ऑड, बोथ ए एंड बी आर इवन। दोनों या तो ऑड होने चाहिए, दोनों या तो इवन होने चाहिए। ए कहाँ से मिलेगा अपन को, सेट ए से। बी कहाँ से मिलेगा अपन को, सेट ए से। आ रहा है में। और सेट ए क्या दे रखा है हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा है। चलो अपन को प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सॉरी अपन को प्रूफ करना है इक्विवेलेंस। क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा अपन को, रिफ्लेक्सिव। तो अपन फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव। मैंने आपको बता रखा है जब भी रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो आपके दिमाग में तुरंत रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन आना चाहिए। देखो क्या है रिफ्लेक्सिव का, अपन ने सीख रखा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के सभी एलिमेंट का डबलेट जो है वो रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। आ रहा समझ में। सेट ए के सभी एलिमेंट्स का डबलेट रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। चलो यहाँ पर देखते हैं अपन 1 से लेकर के 7 तक। तो 1 से लेकर 7 तक डबलेट्स क्या होंगे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 और ये लास्ट में अपन को मिलेगा 7,7, यही मिलेंगे। चलो
1,1 रिलेशन में है या नहीं है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, ऑड। दोनों ऑड हैं क्या, बिल्कुल, ये तो एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में। दोनों इवन है क्या, इवन के लिए भी दे रखा है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों ऑड, ये भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों इवन, ये भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों ऑड, ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं रिलेशन में। अगर ए के सभी एलिमेंट्स का डबलेट और रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। आगे समझ में, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये आपको रफ में चेक करना है, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे, देखो एग्जाम में, लेट ए बिलोंग्स टू ए, अपन ने एक एलिमेंट ले लिया, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब मैं यह कंडीशन लिख रहा हूं, इफ बोथ ए एंड ए आर आइदर, ए की मैं दोनों को लिख रहा हूं ना, आइदर ऑड और इवन, ठीक है। अगर दोनों हैं जो ऑड हैं, अगर दोनों हैं जो इवन हैं, अगर ऑड है तो भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे और इवन है तो भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स पर ये कंडीशन लगेगी। दैट्स वाई, अगर रिलेशन में ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन लिख सकते हैं दैट्स वाई आर इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आया समझ में? चलिए अपन नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। सिमेट्रिक, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक बेसिकली होता क्या है, तो आपको रफ में इस तरीके से लिखना है। मैंने आपको बता रखा है सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट्स अपन को चाहिए, कम से कम 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो अपन मानते हैं लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ऑल राइट, सेट ए के अंदर होने चाहिए। और अपन इफ क्या लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर मैंने 1 3 लिया, सपोज रिलेशन में है, दोनों ऑड है ना, तो मैं कह सकता हूँ 3 एंड 1 भी तो दोनों ऑड ही हैं। अगर 1 3 एग्जिस्ट करेगा तो 3 1 भी करेगा, देखना दोनों ऑड ही हैं क्या, पक्का। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी सिमेट्रिक तो है। आ रहा है समझ में? तो अपन इसको किस तरीके से लिखते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ऑल राइट। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन फॉलो हो रही होगी, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड, या तो ऑड होंगे या लिखते हैं अपन इवन, और इवन या फिर इवन होंगे। आ रहा समझ में? अभी मैंने आपको बताया ना, अगर दोनों ऑड है तो बिलोंग करेंगे, अगर दोनों 2,4 है ये बिलोंग कब करेगा, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। आ रहा समझ में? तब क्या है, फिर अपन लिख सकते हैं अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस इंप्लाइज, ए की बात है तो बोथ बी एंड ए आर आइदर ऑड और इवन। अगर 1 एंड 3 ऑड हैं तो 3 एंड 1 भी तो ऑड होंगे। अगर 2 और 4 इवन है तो 4 और 2 भी इवन होंगे। अगर 4 और 2 इवन है तो 4,2 भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, पक्का। देखो क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर बोथ ए एंड बी आर इवन तो ये रिलेशन में आएगा, बोथ ए एंड बी आर ऑड तो ये भी रिलेशन में आएगा। आगे समझ में? दोनों जो एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, या तो ऑड या इवन होने चाहिए। कह रहा है कि बोथ बी एंड ए आर ऑड, अगर बी और ए ऑड हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं therefore b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आया समझ में? तो अगर a कॉमा बी बिलोंग टू आर हो गया और b कॉमा ए बिलोंग टू आर हो गया तो अपन कह देंगे दैट्स वाई आर इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया? हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हमको 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, सेट ए से। 3 एलिमेंट अपन ने सेट से लिए। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये अपन को मानना होता है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों कंडीशन रिलेशन में हैं तो क्या और होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। आ रहा समझ में? समझ में आया? ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों एलिमेंट है। अगर इसको मैंने लिया 1,3, अगर 1,3 बिलोंग टू आर है, भाई दोनों ऑड होंगे तभी बिलोंग करेगा। और दूसरा ले लिया मैंने 3,5, ये दोनों ऑड होंगे तभी बिलोंग करेगा। तो क्या 1,5 भी बिलोंग करेगा क्या आर में? बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोनों कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, ऑड ही आ रहे हैं। कंडीशन यही तो है कि ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, या तो ऑड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए। आगे हमारी ये कंडीशन ऑड के लिए, तो अब इवन के लिए भी आप चेक कर लो।
अगर सपोज 2,4 रिलेशन में है, बिल्कुल इवन है ना, तो होगा। और 4,6 रिलेशन में है, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इवन है। अगर 2,4 है, 4,6 है, तो 2,6 में कोई गड़बड़ है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे आ रहे हैं, हमारे इवन आ रहे हैं। आगे समझ में? तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, ये देख लो आप एक बार। लेट A, B, C belongs to A. All right. If A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies, अगर ये रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है और ये रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो किस कंडीशन से एग्जिस्ट कर रहा होगा? रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा होगा। बोथ A and B आर आइदर ऑड, या तो ऑड होंगे या इवन होंगे, ये तो इसके लिए हो गया। एंड बोथ B and C आर आइदर ऑड और इवन। आया समझ में? अगर दोनों के दोनों ऑड हैं, अगर दोनों के दोनों ऑड हैं, तो अपन लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज बोथ A and C आर ऑल्सो आइदर ऑड और इवन। आएगा समझ में? अगर A और B ऑड हैं, B और C ऑड हैं, तो A एंड C भी क्या होंगे, ऑड होंगे। अगर ये दोनों इवन हैं, ये दोनों भी इवन हैं, तो A एंड C भी क्या होंगे, इवन होंगे। कैसे होंगे? अभी अपन ने मैंने डिस्कस किया था अभी। देखो यहाँ पर 1 3 ऑड था, 3 5 ऑड था, दोनों कंडीशंस में ऑड थे, तो ये जो रिजल्ट आया हमारा 1 5, ये भी कैसे मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। और दोनों एलिमेंट ऑड होंगे तो रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे करेंगे। आया समझ में? दोनों इवन होंगे तो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं फिर therefore A, C also belongs to R. All right. That's why relation R is transitive relation. ठीक है, तो हमारा यहाँ रिलेशन R जो था वो रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है, ट्रांजिटिव भी हो चुका है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो अपन लिख सकते हैं hence relation R is an equivalence relation। ठीक है, यहाँ पर ने इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूफ कर लिया है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर but no two element of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। देखिए क्या कहना चाह रहा है। अपन को सेट ए दे रखा था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ तक का। इसका एक सबसेट मान लिया अपन ने A1, क्या क्या दे रखा है 1 3 5 7। और दूसरा सबसेट मान लिया अपन ने A2, क्या दे रखा है अपन को 2 4 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A1 जो सबसेट है उसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। चेक करते हैं, देखो सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, जब 1 1 होगा, 1 3 होगा, 1 5 होगा, 1 7 होगा, है ना, 3 1 होगा, 3 5 होगा, 3 7 होगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। लास्ट में 7 7 मतलब A1 क्रॉस A1 आएगा। आपको ये चेक करना है कि ये जो ऑर्डर पेयर अपन को मिल रहे हैं, ये क्या रिलेशन की जो डेफिनेशन अपन को दे रखी है, बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और आइदर इवन, उसको ये ब्रेक कर रहे हैं क्या, उस रिलेशन को ये ब्रेक कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यहाँ से कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठा लो, दोनों अपन को कैसे मिलेंगे, ऑड मिलेंगे, क्योंकि A1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, ऑड है। तो जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे A1 क्रॉस A1 के, वो भी कैसे मिलेंगे अपन को, ऑड ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A1 आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। ऑलराइट, सिमिलरली A2 को देखते हैं, 2 4 6 आ रहा है, तो 2 4 6 जो है ये भी आपस में अगर रिलेट करेंगे तो दोनों के दोनों कैसे नंबर मिलेंगे अपन को, इवन ही मिलेंगे। और इवन मिलेंगे तो ये भी रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं स्टेटमेंट में। अब सेकेंडली वो कह रहा है कि नो टू एलिमेंट ऑफ A1 एंड A2 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करनी चाहिए। चलो मैं लेता हूँ यहाँ पर, मैं 1 को 6 से करवा सकता हूँ क्या रिलेशन में बिलोंग? नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, ऑड, ये क्या मिल रहा है, इवन। जबकि रिलेशन में क्या कर रखा है, ए और बी दोनों या तो ऑड होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर हमको रिलेशन में नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो इसको भी हमने प्रूफ कर लिया कि नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A2। ठीक है, समझ में तो आ गया आपके। अब देखो हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे। अपन इसको लिख रहे हैं, सेट ए क्या दे रखा है, देखो
1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, मैं इसको A1 ले रहा हूँ 1 3 5 एंड 7। ठीक है, सिंस A1 इज सबसेट ऑफ ए का ही सबसेट है। अब आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट A1 आर ऑड। ठीक है, देयरफॉर every element of A1 is related to itself। आया समझ? every element of A1 is related to itself। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट लिख देते हैं अपन A2 इज इक्वल टू 2,4,6। यहाँ भी सेम लैंग्वेज यूज कर दीजिएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ this subset A2 are even that's why it is related to गलत लिख दिया है आप इसको itself मत करो। every element of A1 is related to each other, एक दूसरे से होंगे ना, ये तो itself में तो खुद का हो गया, रिलेटेड टू ईच अदर ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट, लिख दीजिएगा बट एलिमेंट्स ऑफ A1 can't be related to elements of A2 1 3 5 सॉरी एलिमेंट्स ऑफ A2 2 4 एंड 6। ठीक है, बिकॉज A1 is odd subset and A2 is even subset। ऑल राइट, लास्ट में लिख दीजिएगा वी नो odd comma even does not belongs to R। ऑल राइट, तो ये एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स अपन को दे रखे थे 6 तक वो हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप तीनों वीडियोस को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।